बरेली ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से 35वीं प्रादेशिक वार्षिक गायनिक कॉन्फ्रेंस और हैंड्स ऑन कार्यशाला का रविवार को समापन हुआ। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के अंतिम सत्र में गर्भाधान, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, IVF, मेनोपॉज, एनीमिया समेत कई विषयों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। इस मौके पर लखनऊ से आई वरिष्ठ डॉक्टर प्रीति कुमार ने बताया कि वह बीते करीब 10 साल से सरकार की ओर से संचालित साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी संस्था के मातृत्व सुरक्षा कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत एनीमिया मुक्त भारत के लिए केंद्र सरकार बहुत कुछ कर रही है। इसके बावजूद जब महिला गर्भवती होती है तो 50% महिलाएं एनीमिया के शिकार होती हैं। साथ ही वरिष्ठ डॉक्टर प्रीति कुमार ने नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले सिजेरियन डिलीवरी कराने की वजह भी बताई। वहीं वरिष्ठ IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीरा अग्रवाल ने IVF को लेकर जानकारी साझा की और बताया कि कैसे IVF का प्रोसेस होता है। साथ ही उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया। इसके अलावा डॉक्टर मृदुला शर्मा ने बताया कि महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ शरीर में दर्द होने की समस्या की वजह मेनोपॉज भी है। ऐसे में महिलाओं में कैल्शियम की कमी और दिल से जुड़ी समस्या अधिक देखने को मिलती है। ऐसे में मेनोपॉज होने पर स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी, जो साउथ एशियन रीजन में जितनी ऑब्स एंड गायनी सोसाइटीज़ हैं उसमें मैटरनल और पेरीनेटल कमेटी को हेड करती हूँ। तो मेरा दायित्व है कि सुरक्षित मातृत्व न केवल इंडिया में बट इंडिया के साथ साथ श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें सुरक्षित मातृत्व हो। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, ये जो आयोजित हो रहा है कार्यक्रम UPCOG, ये स्टेट लेवल चैप्टर कॉन्फ्रेंस है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी की। और आज जो मेरा टॉपिक है वो एनीमिया से रिलेटेड है और मैं चाहूँगी कि इसको थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट करिए, क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत और एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के तहत बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं बेनिफिशियरी के लिए, बट स्टिल एडोलेसेंट गर्ल्स और प्रेग्नेंट वुमेन 50% से ऊपर महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो वो एनीमिक होती हैं। पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी, कुछ कारण ऐसे भी हैं कि हमारे पास बहुत सुविधाएं नहीं होती थी जिसकी वजह से हम माँ को और शिशु का अच्छे से जांच कर सकें। तो नॉर्मल डिलीवरी पे हम लोग फोकस करते थे। फिर उसका आउटकम क्या होता था, वो बहुत सारी दिक्कतें होती थी। बच्चे में भी दिक्कत होती थी, माताओं में भी दिक्कत होती थी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होती थी जिससे नीचे फॉर्सेप्स वगैरह लगाते थे। और अब ये सब चीज़ें कि हमें, क्योंकि अब थोड़ा सा परिवार भी नियोजित रहना है, तो इसलिए हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते हैं जिसकी वजह से 1% भी माँ और बच्चे को रिस्क हो। तो इसलिए ये सिजेरियन सेक्शंस हम लोग, इंडिकेशंस ज़्यादा, सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं, अल्ट्रासाउंड बहुत तरह से एडवांस हो चुका है, बच्चे की फीटल हार्ट मॉनिटरिंग टेक्निक्स बहुत बढ़ गई हैं। तो जरा सा भी, क्योंकि डिस्ट्रेस अगर बच्चे को होता है तो पूरी लाइफ टाइम इफेक्ट कर सकता है, इसीलिए सिजेरियन करके सुरक्षित मातृत्व को निकाला जाता है। लेकिन हाँ, कुछ सिजेरियन सेक्शन रेट्स बढ़े हैं और बहुत सारी इसमें कारण भी हैं, कुछ सोशल कारण भी हैं, क्योंकि बहुत लीगल इम्प्लीकेशंस बढ़ गए हैं और बहुत वायलेंस भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट बढ़ा है। तो कोई भी 1% रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हम लोग हैं जो उस पर वर्क कर रहे हैं कि सिजेरियन सेक्शंस को हम लोग कैसे रिड्यूस करें, वेजाइनल बर्थ को और प्रमोट। मैम, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए लाइफस्टाइल में क्या करना चाहिए? प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए उसके लिए लाइफस्टाइल से पहले ही प्री कंसेप्शन काउंसलिंग एंड केयर होता है। जो गर्भवती महिलाएं, इवन जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, उनको भी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग और केयर ले लेना चाहिए कि जब वो प्रेगनेंसी के लिए अंदर आए, प्रेगनेंसी की अवस्था में आए, तो उनका हीमोग्लोबिन ठीक हो, उनका BMI ठीक हो, उनका खान पान ठीक हो और वो ब्लड प्रेशर के शिकार ना हो या डायबिटिक उनको ना हो, जिससे कि जब प्रेगनेंसी, क्योंकि पहले 3 महीने में ही बच्चा बनता है और बहुत कुछ चीज़ें पहले 3 महीने में निर्धारित हो जाती हैं, तो वो प्रेगनेंसी जब हो तो वो सुरक्षित हो। और सबसे पहले जो हमने कारण बताया हीमोग्लोबिन, वो उनका करीब 11 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। जो है कृत्रिम रूप से बच्चा बनाना, जिसमें कि हम लोग जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है वो बाहर करते हैं, शुक्राणु और अंडा बाहर लेते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हैं और यूट्रस के अंदर डालते हैं। इसके कई सारे इंडिकेशंस होते हैं कि हमें क्यों करना चाहिए IVF। इसके लिए कई बार माताओं में अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है या समय से पहले अंडे खत्म हो जाते हैं, तो अंडे हमें दूसरे लेके या जो भी एक क्वालिटी का अंडा है उसको लेके डालना पड़ता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो टेस्ट ट्यूब बेबी करने का, वो टेस्ट ट्यूब ब्लॉक होना। तो 2 टेस्ट ट्यूब होती हैं और अगर वो ब्लॉक हैं तो अंडा किसी भी तरह से अंदर नहीं आ सकता है, तो उसके लिए हमें IVF किया जाता है।
इसके अलावा पुरुषों में कुछ कारण होते हैं, जैसे कि शुक्राणु बहुत कम होना, उनकी मात्रा बहुत कम होना या कमजोर होना। मात्रा ठीक है लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं बीज, जिसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया या एस्टिनोजोस्पर्मिया बोलते हैं कि कम है शुक्राणु, वो अलग है, मात्रा सही है लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं ऊपर। वो सब कारण होते हैं जिसमें हम लोग को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। तो आजकल आईवीएफ का सक्सेस रेट भी अच्छा है, डरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर सही इंडिकेशन है तो आईवीएफ को के जाके और सुखद मातृत्व का अनुभव कोई भी महिला कर सके। इनफर्टिलिटी के केस है, मतलब जिनको गर्भाधारण नहीं हो पा रहा है ना, उसको किस तरीके से गर्भवती कराया जा सकता है, जिसके लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हैं। जो हम लोग ये कहते हैं, सुन रहे हैं आजकल IUI, IVF, सब इनका मतलब क्या है? IVF वो तकनीक है जो औरत के लिए गर्भाधारण के लिए जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, अगर ब्लॉक हो जाती हैं तो नेचुरल विधि से वो बच्चा नहीं हो सकता। तो उसमें क्या है कि हम लोग माँ के अंडे बाहर निकाले गए, हस्बैंड का जो शुक्राणु है बाहर लिए गए, दोनों को फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहर कराया गया कृत्रिम विधि से, और उसके बाद जब बच्चा 3 या 4 दिन का हो जाता है, हम लोग उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं। उसके बाद जब 4-5 डेज के बाद में जब डेवलपमेंट उसमें फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो हम लोग उसको उस औरत के बच्चेदानी के अंदर स्थापित कर देते हैं। उसके बाद ही ये कंफर्म होता है 2 से 3 हफ्ते, 2 हफ्ते बाद कि वो बच्चा इसमें ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तकनीक को हम लोग टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन का काम है वो बाहर इंक्यूबेटर में किया। तो इसके लिए आजकल हम लोगों को मिल रहा है कि कितने सारे पेशेंट्स इसमें हमारे आ रहे हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? उस पर मेल पार्टनर भी अफेक्टेड है। मतलब ये नहीं कि खाली औरत का ही दोष है। माँ, मतलब एक माँ बनने के लिए एक औरत और एक आदमी दोनों की सब चीज़ें नॉर्मल हों, तो शुक्राणु उनके भी नॉर्मल हों, तभी प्रेगनेंसी हो सकती है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि आजकल मेल फैक्टर भी काफ़ी कॉमन हो गया है। 50% में हम लोग मेल फैक्टर इसमें आ रहा है। तो ये हमारा एक एम रहता है कि पहले मेल फैक्टर को देखो। अगर फीमेल बिल्कुल ठीक है, मतलब उस औरत में कोई कमी नहीं है, तो हम लोग एक छोटी विधि करते हैं जिसको IUI कहते हैं, कि उसके हस्बैंड के शुक्राणु लिए और उसको प्रोसेस करके जो अच्छे शुक्राणु हुए वो निकाल के फर्टिलाइजेशन के लिए उसमें बाहर जब ओवुलेशन हुआ उसके अंदर डाल दिया गया। इसको IUI कहते हैं। तो दोनों विधियाँ आजकल अच्छी चल रही हैं, उनका अच्छा है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, और हमारा ये रहता है कि किसी तरीके से उस औरत को गर्भाधारण हो। मैम, अगर ये जानना चाहेंगे मतलब जरूरत कब पड़ती है IVF की? अगर मैंने बताया ना, IVF की जरूरत तब है या तो एक माँ के अंडे ना बन रहे हो, या उस औरत के नले बंद हो, है ना, या आदमी के शुक्राणु बहुत ना के बराबर हो। इन सब तीनों कंडीशंस में हम लोग IVF की ही राय देते हैं। मैं डॉक्टर मृदुला शर्मा हूँ और पिछले 25 साल से मैं बरेली में कार्यरत हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। तो हम आजकल ये देख रहे हैं कि पहले होता था कि मेनोपॉज हो गया और अब तो लेडी की एज हो गई है, और अब वो जो है ठीक है, हड्डियों में दर्द है या हिल नहीं पा रही हैं या परेशानियां आ रही हैं, तो ये कह के इसको स्वीकार लिया जाता था कि ये तो एज रिलेटेड है। बट अब हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि 50+, 60+ लेडीज़ जो आगे हैं अपने प्रोफेशन में, तरह तरह के, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फाइनेंशियल हैं, बैंक एक्सपर्ट्स हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की CEOs हैं। तो अब मेनोपॉज एक बाइंडिंग फैक्टर नहीं हो गया है। तो स्वस्थ नारी जो हम कहते हैं कि अगर स्वस्थ नारी है तो परिवार भी स्वस्थ है, तो उसकी परिभाषा केवल उस नारी तक सीमित नहीं है जहाँ पे डिलीवरीज हो रही हैं या वो बच्चों की देखभाल कर रही है। अब एक मेनोपॉजल लेडी को भी स्वस्थ रहना उतना ही जरूरी है जितना किसी और को जरूरी है। साथ में मेनोपॉज से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कई जो है एज रिलेटेड परेशानियां आती हैं।
जैसे बोन्स में कैल्शियम की कमी है, खान पान अगर वो अपना अच्छा नहीं रखती है तो मोटापा चढ़ने लगता है, साथ ही और हार्ट की परेशानी, बिकॉज अब उनका मेनोपॉज हो गया है तो जो एक हार्मोन हमारे लिए लेडीज़ के लिए कवच समान होता है वो हट जाता है, तो उससे क्या होता है उनमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है हार्ट प्रॉब्लम्स होने की। ये देखा गया है कि जो यंगर मैन है और वीमेन है, अगर उनका कंपैरिजन किया गया तो यंगर मैन को ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम होती है, बट जैसे ही लेडीज़ का मेनोपॉज होता है तब उस एज ग्रुप में अगर हम मेन एंड वीमेन को कंपेयर करते तो हमने ये देखा है कि फिर विमेन में कार्डियक प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए आजकल मेनोपॉजल एज ग्रुप का बहुत ध्यान दिया जा रहा है। यही नहीं, अलग से सोसाइटी का भी फॉर्म हो गई है जिसको हम लोगों ने इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी से हम लोगों ने इनको नाम दिया है, और विशेष करके मेनोपॉजल लेडीज़ को अपने खान पान का, अपनी हड्डियां उनकी मजबूत रहें तो जिससे कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी चेकअप्स करते रहें, जैसे ब्रेस्ट का उनको ज़रूर एग्जामिन करना चाहिए, कोई गर्भाशय का उनको कैंसर ना हो जाए उसका उनको ज़रूर ध्यान करना चाहिए, और साथ ही साथ उनकी जो फिजिक है वो ठीक रहे, क्योंकि मांसपेशियां कमज़ोर ना हो जाए, हड्डियां कमज़ोर ना हो जाए, उस सब चीज़ का भी उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा मैम, समय से पहले मेनोपॉज होने से क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है? जो मेनोपॉज जब समय से होता है, जो परेशानियां आती हैं वही परेशानियां समय से पूर्व मेनोपॉज वाली स्त्रियों को भी हो सकता है। तो जो मैंने आपको सारी बातें बताई कि उनकी हड्डियां वीक हो सकती हैं, बिकॉज उनके शरीर, मेनोपॉज क्यों हुआ, क्योंकि उनके शरीर में एक विशेष हार्मोन है जो लेडीज में होता है जिसको ईस्ट्रोजन कहते हैं, उसकी मात्रा बहुत कम हो गई है, तो उससे उनको मेनोपॉज हो गया। अब मेनोपॉज होने से उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, उनकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, उनको हृदय की रोग की परेशानियां हो सकती हैं, प्लस साथ ही यंग एज में अभी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है तो उनको बच्चे भी चाहिए, तो वो एक एडेड प्रॉब्लम होती है इस ग्रुप की कि यंग है, प्लस साथ में जो और सब परेशानियां होती हैं जो कि फिजिकल परेशानियां होने लगती हैं, कभी कभी इन लोगों को सेक्सुअल परेशानियां भी होने लगती हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यंग एज में।